चलो अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले हेडिंग पर। यह है द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। आपको पता है कि कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं, पहले तो 3 होती थी। पहली तो है ठोस, द्रव, गैस, और चौथी है प्लाज्मा, और पांचवी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ठोस अवस्था की। कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था। पता है ना ठोस अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। क्या होती है ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट? सारे बच्चों को पता होगा। ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट वो अवस्था होती है जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, आयतन व आकृति निश्चित हो। तो इस अवस्था का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, मतलब उनका आकार भी नहीं बदलता। आकार का मतलब यहाँ आकृति समझो आप, आकृति, आकृति से जैसा ज़्यादा आसानी से आप समझ पाओगे। देखो, एक तो आकृति है, आकार का मतलब यहाँ आकृति है, शेप, और एक है आयतन। ये दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जो ठोस है उसकी आकृति भी निश्चित होगी, आयतन भी निश्चित होगा। इस चीज को समझाऊं मैं, ध्यान से समझना। जैसे ठोस पदार्थ का एक उदाहरण लेता हूं मैं यहाँ। ये ठोस पदार्थ का एक उदाहरण है मेरे पास, ध्यान से देख लो। इस उदाहरण को आपने देखा होगा दैनिक जीवन में। ये एक ईंट है हमारे पास। क्या है? ईंट। ये ईंट है, इसके ऊपर यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कंपनी का नाम। ये ईंट है हमारे पास। ईंट ठोस है, सबको पता है ईंट क्या है, ठोस। आप ईंट को लेने गए जहां ईंट बनती हैं, ईंट के भट्टे पर, कारखाना या भट्टा जो भी आप उसे कहते हो, ईंट के भट्टे पर ईंट। हम बात कर रहे हैं इस समय आकृति की। इसकी बात कर रहे हैं आकृति की। ईंट की आकृति हमने देखी कि हाँ भाई ये घनाभ के जैसी है। इसकी आकृति का मतलब शक्ल, शेप, घनाभ जैसी है। हमने भट्टे से जब ली थी तो भी ऐसी ही थी ये ईंट, घनाभ जैसी। जब हमने भट्टे से इसे किसी गाड़ी में, ट्रक में या ट्रॉली में लोड कराया, तो लोड करने के बाद जब ट्रॉली में या ट्रक में रखी हुई है, जब भी घनाभ जैसी है। अब इस ईंट को हम लेकर आ गए अपने घर, और घर लेकर आने के बाद उन्होंने ट्रॉली या ट्रक में से उतार के एक जगह ढेर लगाया, तब भी वो घनाभ जैसी ही है, आकृति बदली नहीं। अब जो हमारे यहाँ मिस्त्री है, काम करने वाला, वो जब उस ईंट को दीवार बनाने के लिए दीवार के ऊपर रखेगा ना सीमेंट के साथ, तो भी वो घनाभ जैसी होगी। तो बताओ, उसके साथ इतने अत्याचार उसके ऊपर हो रहे, ठोस के, ईंट के, क्या उसकी आकृति बदली है? आप कहोगे नहीं बदली नहीं सर। तो इसलिए कहते हैं ठोस पदार्थों की आकृति निश्चित होती है। उसके भी कारण है, क्योंकि इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, कण बहुत पास पास होते हैं ठोस के। तो मतलब कहने की बात यह है कि ठोस की आकृति निश्चित होती है। ईंट के उदाहरण से हमने समझ लिया आकृति नहीं बदली, आकार नहीं बदला। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन, आयतन, ठोस आयतन का मतलब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे कहते हैं उस वस्तु का आयतन। तो इसका आयतन बदलने का तो नहीं बिल्कुल भी। जितनी जगह भट्टे पे घेर रही थी उतनी जगह ट्रॉली में घेरेगी या ट्रक में घेरेगी, और उतनी ही जगह घेरेगी हमारे घर आके ढेर लगने में, और उतनी ही जगह घेरेगी जब दीवार पर लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि दीवार पर लगते ही एकदम मोटी हो जाएगी, फैल जाएगी कि अब तो मेरा असली टाइम आ गया काम करने का, अब तो मैं आकार ज़्यादा लूंगी, अपना आकार आयतन बढ़ाऊंगी। तो आयतन भी ठोस पदार्थों का नहीं बदलता है बिल्कुल भी। ठोस पदार्थों का ना तो आकार ना तो आयतन बदलता है, दोनों में से कुछ नहीं बदलता। तो यहाँ लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट में इस अवस्था का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। यदि कोई आपसे पूछता है कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि ठोस पदार्थ की एक खासियत है कि उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार की जगह यदि आकृति शब्द का प्रयोग करोगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ना तो उसकी आकृति बदलनी ना तो उसका आयतन बदलना। और एक बात ध्यान रखनी है कि अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है। अंतराणुक स्थान का मतलब जो ठोस के कण है ना, वे बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे के, बहुत पास पास, इस तरह बिल्कुल मिले हुए। इस तरह ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास, समझ रहे आप, बिल्कुल पास पास होते हैं ठोस के कण। और संसंजक बल बहुत अधिक होता है। जब कण इतने पास पास हैं तो इनके बीच आकर्षण बल जो है वो तो बहुत ज्यादा होगा ही, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है संसंजक बल क्या होता है, बहुत अधिक। जैसे एग्जाम्पल देख लो, लोहा ठोस है, लकड़ी ठोस है, पत्थर ठोस है, बर्फ ठोस है, ये सब क्या है, ठोस है।
ठीक है बेटे। तो दूसरी अवस्था होती है, आपको पता ही है, द्रव अवस्था। कौन सी है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था या इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड स्टेट। अब द्रव की बात सुनो, दो चीज हैं, एक तो है आयतन, एक तो है आयतन, ध्यान से समझो, एक तो आयतन है और एक है आकृति। आकृति को हम आकार भी लिख सकते हैं कि उसका आकार कैसा है, शेप कैसी है। इन दोनों के बारे में बात करते हैं। और हम बात कर रहे हैं द्रव की। किसकी बात कर रहे हैं? द्रव की। तो द्रव के बारे में जब आयतन की बात करते हैं तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन नहीं बदलता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि द्रव का आयतन निश्चित कैसे होता है। आप डेयरी पर गए, डेयरी का मतलब दूध की डेयरी, और दूध की डेयरी से आपने 1 लीटर दूध लिया। लीटर आयतन का मात्रक है, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। आपने डेयरी से कितना दूध लिया? 1 लीटर, आयतन 1 लीटर है। उस 1 लीटर दूध को आप घर लेके पहुंचे और घर जाके आपने उस 1 लीटर दूध को जग में रख दिया, तो जग में भी उसका आयतन 1 लीटर ही तो होगा। ऐसा थोड़ा ही है जग में डालते ही 1.5 लीटर हो जाएगा या आधा लीटर हो जाएगा। 1 लीटर दूध लेके आए तो डेयरी से, जग में डाला 1 लीटर। मम्मी ने गर्म करने के लिए भिगोने में डाला, भिगोने में भी डालने के बाद उसका आयतन 1 लीटर ही होगा। जब आप उसे गर्म करके सारे गिलासेस में, अलग अलग गिलासों में डालोगे, तब भी उनका कुल आयतन 1 लीटर होगा। जब सबके पेट में चला जाएगा दूध, तो पेट में जितनी भी वो जगह घेर रहा, उसका भी टोटल आयतन 1 लीटर ही होगा। मतलब दूध जो है वो द्रव है, सबको पता है, और द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव कभी भी अपना आयतन नहीं बदलता है। समझ में आई बात? जैसे उदाहरण लिया डेयरी से लाए हुए दूध का और उसे गर्म करने से पीने तक। अब बात करते हैं आकृति। मुझे यूं बताओ, जब आप 1 लीटर दूध डेयरी से लेके आए, तो जिस समय वो दूध था आपकी, मान लो उसने, डेयरी वाले ने आपको पॉलीथीन में दिया वो दूध, ये पॉलीथीन में उसने दूध दिया, तो उसकी आकृति पॉलीथीन जैसी होगी दूध की। घर आके आपने उस दूध को रख दिया एक जग में, मान लो आपके पास एक जग है और उस जग में आपने दूध को रख दिया, तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? जग जैसी हो जाएगी, शक्ल उसकी जग जैसी हो जाएगी। फिर आपकी मम्मी ने उस जग को एक भिगोने में रख दिया, तो वो किसके जैसा हो जाएगा? भिगोने जैसा। फिर आपने उसे बहुत सारे गिलासेस में भर दिया, तो वो दूध गिलासेस जैसा हो जाएगा। फिर वो आपके पेट में चला गया, जब वो दूध आपके पेट में चला गया तो अब कैसा हो जाएगा? पेट जैसा। तो कुल मिला के बात यह है कि दूध को आप जैसे बर्तन में रखते हो ना, द्रव को, दूध एक द्रव ही तो है, वो उसी बर्तन की शक्ल ले लेता है। इसलिए हमने कहा कि इसकी आकृति निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो समझ जाओ, यहाँ आयतन तो निश्चित होता है, पदार्थ की जिस अवस्था का आयतन तो हो निश्चित, 1 लीटर का 1 लीटर ही है, पर आकृति जिसकी निश्चित ना हो उसे कहते हैं द्रव अवस्था। क्या कहते हैं? द्रव अवस्था। तो यहाँ लिखा हुआ है, इस अवस्था का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन तो निश्चित होगा, 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, परंतु आकार नहीं होने का इसका निश्चित। ठीक है, आकृति जो है इसकी बदलेगी, जैसे बर्तन में डालोगे उसी की आकृति ले लेगा, क्योंकि यहाँ आकर्षण बल जो कणों के बीच होता है ना द्रव के, वो ठोस से थोड़ा कम होता है। अब देखो विशेषता, अंतरा अणुक स्थान ठोस से अधिक होगा, द्रव में ज़्यादा होगा अंतरा अणुक स्थान, यानी इसके कणों के बीच की दूरी ठोस के मुकाबले ज़्यादा होगी। और ससंजक बल वो ठोस से कम होता है, आकर्षण बल इसमें ठोस से कम लगता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो नीचे, एग्जाम्पल द्रव के, जल, दूध, ग्लिसरीन, तेल, पारा, एक्सेट्रा, ये सारे इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। आ जाओ चलो, तीसरी अवस्था की बात कर रहे। तीसरी अवस्था कौन सी होती है? गैस। पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस अवस्था या गैस स्टेट। इसमें बेटे दोनों ही चीज निश्चित नहीं होती, आयतन भी निश्चित नहीं है और आकृति भी निश्चित नहीं है। मैं अभी सिद्ध कर दूंगा। यहाँ आयतन निश्चित और आकृति निश्चित क्यों नहीं है? सबसे पहले आयतन की बात करते हैं। आपने क्या काम करा, आपके पास एक गैस का सिलेंडर है, ये गैस का सिलेंडर है आपके पास, ध्यान से समझना, ये गैस का सिलेंडर है आपके पास। इस सिलेंडर में मान लो 10 लीटर गैस आपने भर रखी है, इसका आयतन 10 लीटर है। कितनी गैस है? 10 लीटर। आयतन कितना है? 10 लीटर। आपका सिलेंडर लीक हो गया, इसमें से गैस निकलनी शुरू हुई, और आपका जो कमरा है उस कमरे का आयतन है
10,000 लीटर, मान लो 10,000 लीटर का आपका कमरा है, तो ये जो गैस थी ना, ये पहले 10 लीटर में आ रही थी, और जब सिलेंडर लीक हुआ तो गैस जब कमरे में निकलेगी तो क्या वो एक कोने में ही इकट्ठी हुई रहेगी कि मेरा तो आयतन 10 लीटर था, मैं तो 10 लीटर ही जगह घेरूंगी। तो जब ये गैस का सिलेंडर में से गैस बाहर निकलेगी, लीक होगी, तो वो गैस जो 10 लीटर के सिलेंडर में आ रही थी, क्या वही गैस 10,000 लीटर के पूरे कमरे में नहीं आ जाएगी? बताओ, वही तो गैस जो थी वो 10 लीटर में थी, और वही गैस पूरे कमरे में यानी 10,000 लीटर में है। गैस उतनी है, बाहर से नहीं लाई फालतू गैस, सिलेंडर में से निकली। तो मुझे यूं बताओ कि गैस का आयतन 10 लीटर से 10,000 लीटर नहीं हो गया क्या? गैस का आयतन बढ़ नहीं गया? और आप उसी गैस को सारी को इकट्ठा करके 10 लीटर के सिलेंडर में फिर दोबारा भर दो, तो कौन कह देगा कि गैस का आयतन निश्चित होता है? वही गैस 10 लीटर में आ रही और वही गैस 10,000 लीटर में आ रही, यानी आयतन निश्चित नहीं होता, क्योंकि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल ना के बराबर होता है, सबसे कम। ठीक है, तो इसलिए हमने पता करा कि हाँ भाई, आयतन निश्चित नहीं होता गैस के कणों का। अब बात आई आकृति। आकृति भाई, गैस को जैसे बर्तन में रखोगे उसी आकृति की हो जाएगी गैस। जब आपने सिलेंडर में रख रखा था तो सिलेंडर जैसी शक्ल थी, और जब आपने घन के आकार के कमरे में उसे भर दिया तो घन के जैसी होगी। जैसा बर्तन होगा वैसी आकृति गैस की होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है गैस अवस्था के बारे में कि इस अवस्था का आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही अनिश्चित हैं। और इसके बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अंतराणु का स्थान द्रव से भी कम हो, द्रव से अधिक होगा। अंतराणु के स्थान का मतलब बीच की दूरी इसमें बहुत ज़्यादा होती है गैस में। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है सहसंजक बल द्रव से भी कम होता है। सहसंजक बल द्रव से भी क्या होता है? कम। अब देखो एग्जाम्पल देख लो गैस के। ये एग्जाम्पल गैस के आपको पता ही है। एग्जाम्पल में जैसे वायु है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? गैस के। अब यहाँ जो है बेटे एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को ध्यान से देखो आप। इस चित्र को आप देखते ही समझ गए होगे, ये तो पहले सॉलिड है, ठोस के कणों के बीच की दूरी देखो कितनी कम है। ये लिक्विड है, द्रव के कणों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, और गैस के कणों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। बीच की दूरी को कहते हैं अंतराण्विक स्थान या अंतराण्विक आकाश। आकर्षण बल इसमें सबसे ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, उसमें सबसे ही कम होगा, ना के बराबर आप कह सकते हो। अच्छा, यहाँ देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट। एक ही पदार्थ विभिन्न दशाओं में, विभिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। मतलब एक पदार्थ जरूरी नहीं कि एक पदार्थ ठोस है तो हमेशा ठोस ही रहेगा। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ताप बदलने पर अपनी अवस्था बदल लेते हैं, यानी अलग अलग अवस्थाओं में रह सकते हैं। जैसे जैसे मान लो आपके पास बर्फ है, बर्फ जो एक ठोस अवस्था है, बर्फ को गर्म करोगे तो वो जल में बदल जाएगी जो एक द्रव अवस्था है, और जल को भी गर्म कर दो, डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। जल को गर्म कर दो तो वाष्प में बदल जाएगा जो गैस अवस्था है। अब वाष्प को यदि आपने ठंडा कर दिया, देखो तीर का निशान इधर, माइनस डेल्टा का मतलब ठंडा करना। यदि वाष्प को यानी गैस को आपने ठंडा कर दिया, वाष्प को, पानी की भाप को, तो वो जल में नहीं बदलेगी जो एक द्रव अवस्था है। और जल को यदि आपने और भी ज़्यादा ठंडा कर दिया, माइनस डेल्टा, तो वो बर्फ में बदल जाएगा जो ठोस अवस्था है। इसका मतलब यह है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ताप बदलने पर अपनी अवस्था बदल लेते हैं। इसे कहते हैं अवस्था परिवर्तन। क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन। ठीक है। अच्छा, ये एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में। देखो ये लिखा हुआ है नोट। नोट का पहला पॉइंट ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बहने का गुण होता है ना, वो केवल द्रव और गैस में ही होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं तरल पदार्थ। यदि आपसे कोई पूछता है कि जो द्रव और गैस हैं, इन दोनों को तरल पदार्थ क्यों कहते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो बहने का गुण केवल द्रव और गैस में ही पाया जाता है, इसलिए द्रव और गैस को हम तरल पदार्थ कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अंतरा अणु के स्थान सबसे कम ठोस में होगा। देखो ये निशान समझते हो, कम की तरफ एक लड्डू, ज़्यादा की तरफ 2 लड्डू, ये निशान समझते हो।
कम की तरफ 1 लड्डू, ज़्यादा की तरफ 2 लड्डू। ठीक है। अंतरा अणुक स्थान यानी कणों के बीच की दूरी सबसे कम ठोस में होती है, ठोस से ज़्यादा द्रव में और सबसे ज़्यादा गैस में। अभी एक चित्र समझाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है बहुत, इसके ऊपर भी आता है। अगला तीसरा पॉइंट देखो, अंतरा अणुक आकर्षण यानी आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। देखो, ज़्यादा की तरफ 2 लड्डू और कम की तरफ 1, ये निशान बनाना आना चाहिए जरूर। अंतरा अणुक आकर्षण बल यानी ठोस के कण सबसे ज्यादा बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी ससंजक बल भी कहते हैं। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है और गैस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम अर्थात ना के बराबर होता है। चौथा पॉइंट, यदि हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी ठोस के कणों में, द्रव में उससे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है गैस के कणों में। नंबर 5, द्रव में विसरण हो सकता है। द्रव में कौन कौन सी चीज घुल मिल सकती है? ठोस भी, जैसे नमक और चीनी घुल गए थे पानी में, द्रव भी जैसे स्याही घुल गई थी, और गैस भी। ये तीनों द्रव में विसरण इनका तीनों का हो सकता है, ठोस का भी, द्रव का भी, गैस का भी। अब आप कहोगे कि सर गैस का तो कोई उदाहरण दे दो, तो गैस का उदाहरण तो आपके सामने है। देखो, आपने कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी कभी। कोल्ड ड्रिंक का मतलब माजा और स्लाइस और फ्रूटी को तो एक तरफ रख दो, बाकी कोल्ड ड्रिंक की बात करो। कोल्ड ड्रिंक में बेटे द्रव होता है ना, और द्रव में गैस घुली होती है CO2। तो CO2 गैस पानी में द्रव में घुल गई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है गैस। गैस भी यहाँ देख लो, द्रव में विसरण हो सकता है। द्रव में कौन कौन घुल मिल सकता है? ठोस भी घुल मिल सकता है, जैसे नमक और चीनी घुल गए थे पानी में। द्रव भी घुल मिल सकता है, जैसे स्याही और टीनोपाल और नील घुल गया था। गैस उदाहरण दे दिया मैंने कोल्ड ड्रिंक का। किसका उदाहरण दिया? कोल्ड ड्रिंक का। नंबर 6, वातावरण की ऑक्सीजन व CO2 जल में घुलनशील होती हैं। ध्यान रखना, हवा, वातावरण में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं, ये पानी में घुलनशील होती हैं। ध्यान रखना, क्या होती हैं? पानी में घुलनशील। चलो आगे चलते हैं। 7वां पॉइंट, ये नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम नोट में। 7वां पॉइंट देखो क्या है, जल में घुली ऑक्सीजन के कारण ही जलीय जीव सांस ले पाते हैं। यह बात तो आपको पता ही होगी कि जल में जो हमारी ऑक्सीजन गैस घुलती है, उस ऑक्सीजन गैस के कारण ही मछलियां या जलीय जीव जितने भी हैं वे उस ऑक्सीजन गैस के कारण ही सांस ले पाते हैं। ठीक है बेटे, चलो आगे चलते हैं। नंबर 8, जल में घुली CO2 पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जलीय पौधे जो समुद्र में, नदियों में, तालाब में पौधे पाए जाते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करनी ही है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? CO2 की। तो पानी में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी वजह से ही जलीय पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं और उसी से वे भोजन का निर्माण करते हैं। नंबर 9, संपीड्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बच्चों के समझ में नहीं आता। कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। संपीड्यता का मतलब दबा देना, इस तरह दबा देना। तो किसे दबा दोगे आप? सबसे ज्यादा ठोस को दबा दोगे। एक ईंट ली और उसका साइज घटाना है, तो उसे आप दबाने की कोशिश करना, तो ईंट के साइज को घटा दोगे आप? नहीं। तो इसका मतलब यदि हम संपीड्यता की बात करते हैं दबाने की, तो ठोस को सबसे कम दबाया जा सकता है। देखो, सबसे कम की तरफ 1 लड्डू, ज़्यादा की तरफ 2 लड्डू। द्रव को उससे थोड़ा ज़्यादा दबाया जा सकता है, और देखो यहाँ 2 निशान लगाए, 2 का मतलब गैस को कुछ ज़्यादा ही दबाया जा सकता है। देखो, कमरे में गैस थी 10,000 लीटर और उसे दबा के 10 लीटर के सिलेंडर में भर देते हैं लोग, तो दबाया जा सकता है ना। इसलिए 2 निशान है कि गैस को तो सबसे ही ज़्यादा दबाया जा सकता है। जैसे ज़्यादा दबने वाली गैस के उदाहरण है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो घरों में हम खाना बनाने में प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। तो उसे गैस को सिलेंडर में जबरदस्ती भरा जाता है, दबा दबा के जबरदस्ती। और जब गैस के कण पास पास आ जाएंगे ना, उसे जबरदस्ती भरोगे, गैस के कण पास पास आ जाएंगे, तो तभी तो वो द्रव अवस्था में बदल जाती है गैस। इसीलिए उसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। था तो वो गैस ही, पर उसे जब जबरदस्ती दबा दबा के भर रहे, तो उसके पार्टिकल्स पास पास नहीं आ गए होंगे। और जब पार्टिकल्स गैस के पास पास आ जाएंगे, तो वे इतने पास आ जाएंगे कि वो अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाएगी।
इसलिए उसे द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। एक सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी, इसमें भी गैस को दबाया जाता है, एलपीजी की तरह ही होती है ये भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो जरा क्या है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्न पदार्थों को घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखो। घनत्व का मतलब जिसके कण जितने पास पास है ना उसका घनत्व उतना ज्यादा है, जिसके कण जितने दूर दूर हैं उसका घनत्व उतना कम है। घनत्व का मतलब होता है घनापन या द्रव्यमान बटे आयतन। समझ में आ रही बात? देखो, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा, इन्हें घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो बेटे इन सब में सबसे कम घनत्व वायु का है, वायु के कण दूर दूर है, गैस अवस्था है। चिमनी का धुआं, इसका घनत्व ज्यादा है थोड़ा, क्योंकि चिमनी के धुएं में ठोस कार्बन के कण आ गए। रुई का घनत्व उससे ज्यादा है, जल का उससे भी ज्यादा है, शहद का उससे भी ज्यादा है, चौक का उससे भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा घनत्व है लोहे का। ठीक है, आपको इस बात का भी पता होगा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है यहाँ बच्चों को। कंफ्यूजन ये होता है कि सर रुई तो ठोस है, रुई तो है ठोस, और जो जल है वो द्रव है। तो आपने पढ़ा है कि ठोस के कण तो पास पास होते हैं, द्रव के होते हैं दूर दूर, तो घनत्व तो इसका ज़्यादा होना चाहिए। रुई को यहाँ लिखना चाहिए, जल को यहाँ। तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पदार्थ की कोई ठोस अवस्था है तो उसके कण पास पास ही होंगे। रुई को पानी के ऊपर डाल के देखो, तैरती रहेगी पानी के ऊपर जब तक पानी को अवशोषित नहीं करेगी। जो पदार्थ पानी के ऊपर तैरता है ना, समझ जाओ उसका घनत्व पानी से कम है। समझ रहे? कम घनत्व वाली वस्तु अधिक घनत्व वाली वस्तु के ऊपर तैर सकती है। जैसे लकड़ी, लकड़ी पानी के ऊपर इसलिए तैरती है क्योंकि लकड़ी का घनत्व पानी से कम होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, समझ लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो बीच में आ रहे हैं, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सारे डाउट खत्म कर देगा बिल्कुल एकदम। यहाँ तो लिखेंगे हम गुण पदार्थ का, यहाँ लिखेंगे ठोस अवस्था का, यहाँ द्रव का, और यहाँ गैस का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आयतन की। सबको पता है ठोस का आयतन कैसा होता है, निश्चित, और आयतन निश्चित, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, और गैस का तो आयतन होता है अनिश्चित। अब नंबर 2 पर आकार की बात कर रहे हैं। आकार ठोस का निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित, जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार ले लेगी। गैस का भी अनिश्चित, जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार ले लेगी। गुण में बहने का गुण देखो भाई, ठोस तो नहीं बहते, पता है ठोस नहीं बहते, और द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। द्रव किस दिशा में बहते हैं? उच्च तल से निम्न तल की ओर, ऐसे ही तो बहते हैं द्रव। ऐसा ही तो होता है कि पहाड़ों पे से नदी आई मैदानों में, ठीक है, पहाड़ों से नदी आई मैदानों में, और मैदानों से नदी कहाँ गई? समुद्र में। इसकी उल्टी तो नहीं बहनेगी कि समुद्र से नदी निकली मैदानों में आई और मैदानों से होती होती पहाड़ों के ऊपर चढ़ गई, ऐसा तो नहीं होता। द्रव हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। आपका जो घर में जो पानी का टैंक रखा हुआ है ऊपर, क्या पानी उसमें अपने आप चढ़ जाता है? नहीं, उसे चढ़ाने के लिए आप टुल्लू पंप या मोटर यूज करते हो, चाहे वो मोटर आपके कॉलोनी में या गांव में कहीं लगी हुई हो। यदि जमीन में से पानी अपने आप निकल जाता, अपने आप टैंक में चढ़ जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर पानी तो द्रव है, और द्रव तो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पर टैंक में से पानी नीचे अपने आप आ जाता है, ठीक है, पर नीचे से ऊपर नहीं जाता अपने आप। तो यहाँ हम बात कर रहे थे इसकी, बहने का गुण। बहने का गुण, ठोस तो नहीं बहते, पर द्रव बहते हैं ऊपर से नीचे की ओर, और गैस चारों दिशाओं में बहते हैं। गैस अवस्था, गैस तो ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे दाएं से बाएं। सिलेंडर तो यहाँ लीक कर दो आप, सारे में फैल जाएगी गैस। तो लिखा हुआ है चारों दिशाओं में बहते हैं। नंबर 4 पर आते हैं घनत्व। घनत्व माने द्रव्यमान बटे आयतन। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक। द्रव का ठोस से कम होगा, और गैस का घनत्व होता है सबसे कम। गैस का घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है गैस का घनत्व। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गैस का घनत्व होता है सबसे कम। नंबर 5,
पांचवा है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार का मतलब जब आप गर्म करोगे किसी पदार्थ को तो वो कितना फैल जाएगा, यह है ऊष्मीय प्रसार, उसका साइज कितना बढ़ जाएगा। तो बेटे ठोसों का ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होता है, ठोस गर्म करने पर ज्यादा नहीं फैलते। द्रव का थोड़ा अधिक होता है, ठोसों से अधिक। द्रव थोड़े ज्यादा फैलते हैं गर्म करने पर, और सबसे ज्यादा फैलते हैं गैस। गैस को गर्म करोगे तो गैस सबसे ज्यादा गर्म करने पर प्रसारित होगी, यानी फैल जाएगी। नंबर 6, छठे नंबर पर आते हैं आयतन पर दाब का प्रभाव। आयतन पर दाब के प्रभाव को ही हम कहते हैं संपीड्यता, सिकोड़ना, दबा के सिकोड़ना, यह है संपीड्यता। तो बताओ सबसे कम संपीड्यता तो ठोस में ही होती है। ठोस को दबा के आप सिकोड़ नहीं सकते हो, उसे संपीड़ित नहीं कर सकते, बहुत कम, ना के बराबर। और द्रव में बेटे ठोस से थोड़ा अधिक होती है संपीड्यता, और गैस में संपीड्यता होती है सबसे अधिक। गैस को सबसे ज्यादा दबा सकते हो आप, दाब लगा के सबसे ज्यादा आयतन को घटा सकते हो। जब तो हमारा कमरा जो 10,000 लीटर का था, उस कमरे की गैस को 10 लीटर के सिलेंडर में भर दिया हमने, इतना दबा दिया, इतना संपीड़ित कर दिया, इतना आयतन को घटा दिया दाब बढ़ाकर। ठीक है, चलो आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 है विभाज्यता, यानी काटना। ठोस को काटना कठिन है, यानी उसे बीच में से काटना कठिन है। द्रव को काटना आसान है, एक तैरने वाला आदमी भी पानी को काटता चला जाता है। और गैस को काटना बहुत सरल है। यदि मैं कहूं कि आपको हवा में दौड़ना लगानी है, हवा का मतलब धरती पे दौड़ना है, तो हवा को तो आप आसानी से काटते चले जाओगे दौड़ते हुए। और यदि मैं कहूं कि आपको खड़ा कर दिया हमने पानी के अंदर, अब दौड़ना है, तो पानी को काट तो लोगे, पर क्या आप पानी में उतनी तेजी से दौड़ पाओगे जितनी तेजी से आप हवा में दौड़ रहे थे। और यदि मैं कहूं कि आपको लोहे के एक बड़ा सा लोहे की एक वस्तु है, उसके अंदर आपको फंसा दिया हमने कि इसमें दौड़ के दिखाओ, तो लोहे में दौड़ जाओगे आप। इसका मतलब ठोस को काटना सबसे मुश्किल है, द्रव को काटना उससे आसान है, और गैस को काटना सबसे ही आसान है। नंबर 8 पर आते हैं उदाहरण पर। ठोस के उदाहरण आपको पता ही है, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, लोहा। और गैस के उदाहरण है जल, दूध, पारा, ग्लीसरीन। गैस के उदाहरण है वायु, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है बेटे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हमें टिप्पणी लिखनी है। नंबर 1 है दृढ़ता। दृढ़ता माने मजबूती। क्या होता है दृढ़ता? दृढ़ता वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ को तोड़ना व दबाना कठिन होता है। मतलब जिसकी वजह से पदार्थ को ना तो तोड़ सकते आप, ना दबा सकते, क्योंकि पदार्थ के कण बहुत अधिक आकर्षण बल से आपस में जुड़े होते हैं। बहुत अधिक आकर्षण बल से आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वो पदार्थ बहुत ज्यादा क्या है, दृढ़, उसके अंदर दृढ़ता बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यदि कोई पूछता है दृढ़ता का क्या मतलब है, तो आपको यही बताना है कि दृढ़ता वह गुण है जिसके कारण पदार्थ को तोड़ना व दबाना कठिन होता है। ठीक है, अगला है, देखो अगला दिखाई दे रहा होगा आपको, अगला हेडिंग है संपीड्यता। संपीड्यता तो हमने अभी पढ़ा था। संपीड्यता का मतलब क्या है? किसी पदार्थ को दबने के गुण को, किसी पदार्थ के दबने के गुण को संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता अनुक्रमानुपाती होती है अंतरा आणविक स्थान के। मतलब कणों के बीच जितना ज्यादा जगह होगी ना, उतना आप उसे दबा सकते हो। कणों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, उतना आप उस पदार्थ को दबा सकते हो। संपीड्यता ठोस में सबसे कम होती है। ठोस से ज्यादा संपीड्यता द्रव में होती है। द्रव को ज्यादा दबा सकते हो आप ठोस के मुकाबले। और सबसे ज्यादा होती है, यहाँ ऐसे निशान लगने चाहिए, गैस में संपीड्यता सबसे ज्यादा होती है। गैस को आप सबसे ज्यादा दबा सकते हो। उसके बाद अगला गुण आता है तरलता। क्या है तरलता? तरलता पता है ना, बहने का गुण। पदार्थों में बहने का गुण, पदार्थों में बहने के गुण को तरलता कहते हैं। यह गुण द्रवों और गैसों में पाया जाता है। पढ़ा था ना हमने। द्रव उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं और गैस प्रत्येक दिशा में बहती है। इस गुण के कारण द्रव व गैस को तरल पदार्थ कहते हैं। बताओ, सारी बातें पढ़ाई नहीं थी क्या आपको? अभी पढ़ाई थी सारी बात। चलो आगे चलते हैं, देखते रहो ध्यान से बिल्कुल।
अब हमारे पास एक हेडिंग है, एक पॉइंट है, बर्तन में गैस का भरना। किसी भी बर्तन में जब आप गैस को भरते हो तो जब आप उस गैस को जबरदस्ती बर्तन में भरोगे तो उसके कणों के बीच की दूरी घटेगी, घटती चली जाएगी। और यदि आप बहुत ही ज़्यादा दाब बढ़ा रहे, यानी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती भर रहे गैस को किसी बर्तन में, तो कणों के बीच की दूरी इतनी घट जाएगी कि वो गैस द्रव अवस्था में बदल जाएगी। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल न के बराबर होता है। सबको पता है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता ही नहीं, न के बराबर, तथा रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। यह भी पता है गैस के बारे में आपको। अतः गैस का आयतन सरलता से घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। गैस जब बीच की दूरी ज्यादा है और आकर्षण बल ना के बराबर है गैस के कणों के बीच, तो गैस के आयतन को आप आसानी से घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। अतः गैस को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बर्तन में भरने पर वह उसी का आकार ले लेती है। आप कैसे भी बर्तन में भरोगे उसी का आकार ले लेगी, क्योंकि गैस के कणों के बीच स्थान जो है, अंतरा आणविक स्थान, वो बहुत ज़्यादा है और आकर्षण बल बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है।